यदि आप खुद को ज़िंदगी की लड़ाई में पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं साथियों, तो यहाँ उम्मीद और हौसले की बड़ी ज़रूरत होती है। यहाँ उम्मीद और हौसला बनाए रखने की बड़ी दरकार होती है साथियों। इसलिए हम तो आपसे ज़रूर कहेंगे कि जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है तब तक खुद को सक्सेस की आग में फ्राई करो, और अगर फिर भी नहीं होता है तो दोबारा ट्राई करो। एक ना एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी दोस्तों, बस थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। जी हाँ साथियों, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और आपको खुद पर विश्वास है, यकीन हो चला है कि हम ये काम कर दिखाएंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ एक दिन आप इसी संसार में कुछ इस तरह हंसते हुए नजर आएंगे, कुछ अलग नजर आएंगे, कुछ अलग माहौल बना करके अपने आप को साबित करके दिखाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरे विश्वास आपके साथ हैं, और मैं ये उम्मीद के साथ, ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको सफलता जरूर मिलेगी यकीनन। आइए आज एक प्यारे से एपिसोड में, जहाँ भारत का भूगोल एपिसोड नंबर 10 आपका स्वागत कर रहा है साथियों, आपकी प्रतीक्षा में खड़ा है ये। आप कृपया जुड़ें और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को आयाम दें। आज हमारी बात पूरी रूपरेखा कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र नदी के दृष्टिकोण पर है। हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को बेहतर करने और उसको समझने आए हैं। ये मान के चलें कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमारे एग्जामिनर महोदय हमसे किस तरीके से मुखातिब होते हैं और कौन कौन से जरूरी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं जो हमारे एग्जाम में हमसे पूछ लिए जाते हैं। फिलहाल हम बहुत ज़्यादा तामझाम तो लाएंगे नहीं। हमारा मानना यह है कि हम ऐसे तमाम एग्जामों का जो भी अनुभव रखते हैं, जो भी आज तक हमने महसूस किया, जो देखा, जो जाना है वनडे एग्जाम को लेकर के, यहाँ सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर, मेरी उम्मीद, मेरा ये विश्वास यकीनन मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ और सहजता से मैं आप तक पहुँचाने का भी प्रयास करता हूँ। तो आइए साथियों, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में हम फिलहाल शुरुआत करते हैं और एक रूपरेखा तैयार करने का प्रयास करते हैं साथियों। यहाँ देखिएगा, हम आपको ले चले हैं तिब्बत, और तिब्बत के पास हम एक आपको झील बना के दे रहे हैं, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील देखिएगा साथियों, इस झील को हम पहले भी सुन चुके हैं। इस झील के बारे में थोड़ा लेखा जोखा हम पहले भी रखते हैं। मानसरोवर झील का जिक्र हो और नदियों का जिक्र ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। मानसरोवर झील वही झील जहाँ से, जिसके आसपास से सिंधु नदी का उद्गम हुआ, जहाँ से आपकी सतलज नदी दौड़ी दौड़ी चली आई, और अब उसी मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग। याद रख पाएंगे, चेमायुंगडुंग। ये एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब मुझे लगता है बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बर्फ की चट्टानें हैं, या कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े हिमगिरी हैं, यानी बर्फ के पहाड़ हैं। तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलेगी जो अपना बहुत बड़ा कीर्तिमान अपने भारत में स्थापित करने वाली है, हमसे जुड़ी हुई नदी है, अतएव हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। और कुछ एक ऐसी नदी है जिसका नाम आपको पुल्लिंग में मिलेगा। नदियाँ स्त्रीलिंग होती हैं, आपको पता है। हमारी हिंदी भाषा या हिंदी व्याकरणिक दृष्टिकोण से समस्त नदियों को क्या माना जाता है? स्त्रीलिंग माना जाता है। परंतु जिस नदी से हम आपकी ताल्लुकात बना रहे हैं, वाकई में ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा का पुत्र। अद्भुत है ना ये दोस्तों, अद्भुत है। और हम इसे अब पुल्लिंग कहेंगे। तो ऐसे तमाम प्रश्न आते जाते रहे एग्जाम में, हर जगह हमारा दृष्टिकोण बना रहना चाहिए। तो इसी ग्लेशियर से दोस्तों एक नदी निकलेगी साथियों, एक नदी निकलेगी और इस तरीके से बहती हुई आगे बढ़ेगी। ऐसे बह रही है और यहाँ पर एक ऊंची चोटी मैं दिखाऊंगा आपको, और इस चोटी का नाम भी लिख दे रहा हूँ, नामचा बरवा। नामचा बरवा ये चोटी है साथियों। चोटी का मतलब हुआ ये हमारे हिमालय पर्वत की एक रूपरेखा है जो हिमालय के सबसे पूर्वोत्तर हिस्से का निर्धारण करती है। आप मान के चलें कि हिमालय के सबसे पूर्वी हिस्से पर आप जाओगे तो आपको नामचा बरवा नाम की चोटी मिलेगी। समझ रहे हैं? यहीं से ये नदी कुछ इस तरीके से यू टर्न ले लेगी, यहीं से ऐसे मुड़ जाएगी और फिर हमारे भारत में प्रवेश कर जाएगी, अरुणाचल प्रदेश में। क्या प्यारा सा सीक्वेंस है साथियों। अगर हम इस रूपरेखा को अपने मस्तिष्क में जगह देते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, और आप भी अपने आप को ये विश्वास दिला पाएंगे कि भविष्य में आने वाले जीवन प्रयत्न हमसे कभी ये त्रुटि नहीं होने वाली है। देखना, तो ये नदी यू टर्न ले रही कहाँ से? नामचा बरवा से। यहाँ से जब लेगी तो थोड़ा सा इसका प्रवाह एक बार रुकेगा, और आपको पता है जब ढलान तीव्र होगा और दोबारा जब ये नदी आगे की बढ़ेगी तो यहाँ काफ़ी कुछ
तीव्रता ज़्यादा प्रदर्शित करने की वजह से यहाँ किसी गड्ढे का निर्माण कर देगी। जी हाँ साथियों, यहाँ एक गड्ढा बनेगा जिसका नाम है दिहांग गार्ज। देखिएगा हम क्या क्या आपको बताने वाले हैं और आपको ये बिल्कुल यकीनन बहुत ही बेहतरीन चीज़ ले आए हैं हम। दिहांग गार्ज, यहाँ तक जो ये नदी तिब्बत से निकली है और ये तिब्बत में बह रही है, आप मान के चलें चीन में बह रही, तिब्बत पूछे या चीन तो हम इसे सांगपो कहेंगे। यानी इस नदी का नाम अभी सांगपो है, जिसे फिलहाल हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इसे सांगपो कह रहे हैं। हम अपने हिसाब से इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं ना, अन्य देश वाले तो ऐसा नहीं कहते। उनकी भाषा अलग है, उनके संस्कृतियाँ अलग हैं, उनके तमाम प्रकार के व्यवहारिक दृष्टिकोण भी हमसे काफ़ी अलग हैं, तो वो अपने अपने दृष्टिकोण से नाम रखते हैं। हाँ, इतना तो कन्फर्म है, इसी सांगपो को हम अपने यहाँ ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ये अद्भुत बात है, इसीलिए हम इस वजह से इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जान रहे हैं। देखना, तो सांगपो नदी तिब्बत या चीन में से सांगपो के नाम से जाना जाएगा। नामचा बरवा चोटी के बाद ये जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ एक नदी आके मिलती है साथियों। इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है दिहांग नदी। दिहांग नदी मिलती है और एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम देवांग है। तो बहरहाल जो भी हो, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, तो इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी से? दिहांग नदी। इसका मतलब हुआ अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत का तो हिस्सा है, नो डाउट, कोई बात नहीं, हमारे भारत का भाग है, महत्वपूर्ण राज्य है हमारे लिए। तो अरुणाचल प्रदेश में जब ये नदी प्रवेश करती है तो यहाँ इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। सांगपो कहाँ कहते हैं? तो चीन में, यानी तिब्बत में। ये तिब्बत कह सकते हैं क्योंकि वो हिस्सा चीन के अंतर्गत आता है। और हम अब बात करें कि जब हम अपने भारत में प्रवेश कर चुके हैं तो इसी नदी को दिहांग के नाम से जान रहे हैं। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? जब ये नदी और आगे जाएगी साथियों, और आगे जाएगी तो मान के चलिएगा ये नदी अब आपके असम में पहुंच जाएगी। कहाँ पर? असम। असम में कुछ इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ छोटा सा करके, असम। और अब जब ये असम में पहुंची है तो इसी असम में प्रभावित होने पर इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ना? जिस नदी की हम वाकई में बात कर रहे हैं आपसे, उस नदी की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन हमारे भारत में 912 किलोमीटर है। ये चीज़ मान के चला, समझ रहे हैं हमारी बातों को? हमारे भारत में इसकी लंबाई मात्र 912 किलोमीटर है, लेकिन पूरी यकीनन इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसका तात्पर्य है कि जब भी कभी पूछा जाएगा तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों में बहती है। इसका आंकड़ा भी अभी आपकी आंखों के सामने, आपके स्क्रीन पर मैं साझा करने वाला हूँ। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। नाम से बात चल रही है और नाम से काफ़ी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये नदी इस तरीके से मुड़ चुकी है साथियों। और अब देखना, असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जा रहा है। असम के बाद जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी साथियों, कहाँ पर? बांग्लादेश में। ये मान के चलिए ये आपका एरिया जो है ये बांग्लादेश का है, और यहाँ बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं ये ज़रा गौर फरमाइएगा। बांग्लादेश में इसे हमारे बचपन में हमने कई बार यमुना जमुना कहा किया है, हमने कई बार कहा यमुना जमुना, दो बहनें हैं। फिलहाल जो भी हमारा दृष्टिकोण बचपन का रहा, बचपन सबसे अलौकिक चीज़ होती है, या कह सकते हैं बहुत ही अलौकिक क्षण होता है, उसे महसूस करना ही काफ़ी है। तो जमुना, उस समय जमुना कहते थे, हम कई बार उच्चारण किए हैं। बहरहाल हम ये मान के चलें इसी ब्रह्मपुत्र नदी को, इसी सांगपो नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्लियर है? अब देखना, इसी जमुना में जब इधर से आकर के मिलेगी पद्मा, कौन मिलेगी साथियों? पद्मा। और पद्मा कौन है? वही हमारी गंगा। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं साथियों? पद्मा। और जब पद्मा आके मिल गई किससे? ब्रह्मपुत्र से। अब आगे की धारा भी अभी पद्मा के नाम से जानी जाएगी, पद्मा के नाम से। परंतु ठीक ठाक यहीं मणिपुर से एक नदी निकल के आएगी जिसका नाम है बराक। बराक नदी, देखना बराक नदी कहाँ से निकलती है साथियों? मणिपुर से। देखिए कितना प्यारा सा ग्राफ मैं आपको दे रहा हूँ जो जिंदगी भर यकीनन आपको याद रखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अगर आप इस सीक्वेंस को समझ गए तो फिर आपसे भूलेगा नहीं। अभी मैं इसके नाम पर चर्चा कर रहा हूँ और इस नाम से कई बार मुझे लगता है ब्रह्मपुत्र नदी से सबसे ज़्यादा नाम से ही प्रश्न आए हैं। इसे कहाँ किस नाम से जाना जाता है ये अलौकिक बात है, आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने नाम को परिवर्तित कर रही है। बराक नदी एक निकलती है मणिपुर से साथियों,
और जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसी नदी को सुरमा भी कहते हैं, सुरमा कहते हैं, तथा इसी नदी को मेघना भी कहते हैं। साथियों, बांग्लादेश में ये जो पूरा आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ, मान के चलना ये बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, तो बांग्लादेश में देखना हमारी गंगा को पद्मा कहा है, बांग्लादेश ने हमारे ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा है, बांग्लादेश ने हमारी ही नदी बराक को सुरमा और मेघना कहा है। क्या बात है, क्या बात है ना साथियों, कि बांग्लादेश वासियों ने अपने हमारी ही नदी के नाम को किस तरीके से परिवर्तित किया। फिलहाल जो भी रहा वो उनकी भाषा है, उनके हिसाब से ये काम हो रहा है। अब देखिएगा, अब यहाँ से जो धारा निकलेगी साथियों, यहाँ से जो धारा आगे बढ़ेगी वह होगी मेघना, यानी ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा जब दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है तो किस नाम से जानी जाती है? आप कहेंगे सर मेघना नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा जब दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जिसके बारे में हम गंगा नदी तंत्र में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। सुंदर नदी डेल्टा के बारे में हम बहुत कुछ बयां कर चुके हैं साथियों। वहाँ कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वो किस लिए महत्वपूर्ण है, किस चीज़ की खेती वहाँ होती है, ऐसे तमाम चीज़ों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अतएव आप एपिसोड क्रम से अगर देख रहे होंगे तो आपको जानकारियाँ मिलेंगी। फिलहाल यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, सबसे बड़ा नदी डेल्टा है ये। दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन है? यही है। तो इस तरीके के तो इसके नामकरण हो गए साथियों, नाम इसने चेंज किया है कई प्रकार से। आपके सामने देखिए खुद ही मुखातिब हुई है ये नदी। अब देखना, अब अगला प्रश्न क्या बनता है, यहाँ से कुछ और नदियों का दृष्टिकोण मैं आपको दूं। अब होगा क्या कि इसके दाईं तरफ से मिलने वाली कुछ सहायक नदियों का जिक्र किया जाता है, क्योंकि तंत्र पढ़ रहे हैं, सिस्टम समझ रहे हैं, तो चीज़ों को जानना जरूरी है। तो दाईं तरफ से कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां मिलती हैं और बाईं तरफ से कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां इसे स्पर्श करती हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखना, जहां दिहांग और दिवांग की मैंने बात कर ही लिया है पहले से ही, बाएं तरफ से एक नदी आपको यहीं मिलेगी। देखना साथियों, वो है लोहित नदी, वो भी आती है बाईं तरफ से। कौन सी नदी है? लोहित, याद रख पाएंगे, लोहित नदी। यही वो नदी है जिस पर भारत का सबसे बड़ा नदी पुल बनाया गया है, लोहित नदी पर। मैं इसका जिक्र यहां कर दे रहा हूं, लोहित नदी की बात कर रहा था तो आप इसे याद करिएगा साथियों। लोहित नदी पर भारत का सबसे बड़ा नदी पुल बनाया गया है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जिसे भूपेन हजारिका सेतु कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया 2017 में। कार्यक्रम इसका बहुत लंबे समय से चल रहा था, फिलहाल ये 2017 में बनके पूरा हुआ। तो 9.15 किलोमीटर भूपेन हजारिका सेतु, या इसे हम ढोला सदिया सेतु कहते हैं, ढोला सदिया सेतु। जी हाँ साथियों, ढोला सदिया सेतु। ये ढोला कहाँ मिलेगा आपको? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ढोला। और सदिया कहाँ मिलेगा? असम में। इसका मतलब आप समझ सकते हैं एक ऐसा सेतु है जो दो महत्वपूर्ण राज्यों को जोड़ने का काम करता है, और इसकी लंबाई आप देख पा रहे हैं काफ़ी कुछ लंबा है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी हाल फिलहाल 2017 में, यानी बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, इसका उद्घाटन किया गया था। फिलहाल हमारी बात माने तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और मुझे भी लगता है कि आप ये समझ चुके हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दो महत्वपूर्ण राज्यों को जोड़ने का ये काम कर रहा है। और कहाँ मिला? इसी लोहित नदी से हमें ये बात याद आई कि हाँ, इस पर एक सेतु बना हुआ है। फिलहाल लोहित नदी के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से एक नदी और आप ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है धनसिरी। यही नदियाँ पूछी गई हैं साथियों, दिहांग, दिवांग और लोहित नदी और धनसिरी। ये नदियाँ किस तरफ से मिल रही हैं साथियों, आप देख सकते हैं। तो ये इसका दायां हिस्सा है और ये इसका बायां हिस्सा है। यानी नदी जब इस तरीके से मुड़ गई है तो ये तो दायां होगा ना, ये वाला दायां होगा और ये वाला बायां होगा। तो दाएं तरफ से अभी मिलने वाली नदियों के मैं जिक्र करूंगा। फिलहाल बाईं तरफ से आप याद रखेंगे किस किस नदियों को। आप कहिए दिहांग नदी को, आप कहिए दिवांग नदी को, आप कहिए लोहित नदी को, आप कहिए धनसिरी नदी को। ये किस तरफ से मिल रही है? बाईं तरफ से। और अब अगर दाईं तरफ से बात आए तो कौन कौन सी नदियां मिलती हैं उनका भी दृष्टिकोण साझा करें। अगर आपको कोई दिक्कत यहाँ हो रही तो अपने नोटबुक पर बेहतर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि नोटबुक आपके हाथ में है और ये चीज़ें हमारे हाथ में ज़रूर हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जगह जगह थोड़ा स्पेस हमारे पास कम होता है ना साथियों, और आपके पास स्पेस की कोई कमी नहीं है। तो आप अपने स्पेस को स्पेस में ले जाएँ, यानी बेहतर प्रयास करें। देखिएगा, अब अगर हम बात करें इधर से, तो अगर हम बात करें तो बहुत ही प्यारी प्यारी नदियाँ हैं। एक नदी है कामेंग, कामेंग नदी है साथियों।
और एक नदी है आपकी, यहाँ दर्शा दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कम पड़ता है, तो यहाँ एक नदी दर्शा रहा हूँ जिसका नाम है मानस। ये स्पेशल आपके लिए। एक नदी आप याद रखेंगे सुबनसिरी, 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 और एक नदी आप याद रखिएगा तीस्ता, तीस्ता। क्लियर है ना? ये बांग्लादेश में जाकर के इसी ब्रह्मपुत्र से मिलेगी तीस्ता। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कामेंग, मानस, सुबनसिरी, तीस्ता। ये जो नदियां हैं, ये जो नदियां हैं जो आपको दाईं तरफ से मिल रही हैं, एग्जामिनर महोदय आपसे मुखातिब होंगे, वो आपसे कहेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों का जिक्र करें। तो लीजिए, तीस्ता, सुबनसिरी, मानस, कामेंग, दिहांग, दिवांग, लोहित, धनसिरी आदि तमाम नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं। कोई बात नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हमने बनास की भी बात की है साथियों, बनास भी तो इसकी सहायक हो जाएगी ना एक तरीके से, बराक नदी भी इसकी सहायक हो जाएगी। लेकिन ये जो बराक नदी है, ये जो बराक नदी है, वाकई में अगर आप ध्यान दें तो यह नदी आगे चल कर देखो सुरमा और मेघना के नाम से तो जानी जा रही है। इसी बराक नदी से एक बार एक प्रश्न आया था कि कैंची मोड़ कौन बनाता है? तो बराक नदी जो है कि ये कैंची मोड़ बनाती है। कैंची का मतलब इस तरीके से मुड़ के इस तरीके से निकल जाना, तो ये कैंची मोड़ का निर्माण भी करती है, याद रखिएगा साथियों। फिलहाल देखना, अब ये तो हम बात किए कि कौन किसकी सहायक है, लेकिन दाईं तरफ से कौन मिल रही है? तो दाईं तरफ से तीस्ता, सुबनसिरी, मानस, कामेंग मिल रही है। बाईं तरफ से कौन मिल रही है उस पर हमारा जिक्र हो चुका है। अब देखना, ये जो कामेंग है और ये मानस, यहाँ देखिएगा जो कामेंग है, यहाँ भी मैं उल्लेखित कर सकता हूँ, फिलहाल इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, कामेंग नदी ना, क्योंकि इसे याद रखेंगे। कामेंग नदी पर काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क इसी नदी के किनारे है साथियों, कामेंग नदी के किनारे। और मानस नदी को याद रखेंगे, मानस नदी तो आप कहेंगे मानस राष्ट्रीय पार्क या मानस अभ्यारण्य। मानस राष्ट्रीय पार्क किस नदी के किनारे है? तो मानस नदी के किनारे असम राज्य में ये दोनों ही पड़ेंगे। क्लियर है? यहाँ तक की बातें स्पष्ट हैं। तो कौन किस नदी के किनारे हैं, क्यों उस पार्क का नाम इस तरीके से रखा गया है, इसका तात्पर्य हमें समझ में आ गया। अच्छा, क्योंकि नदियों का नाम इसी दृष्टिकोण से था, तो हो सकता है इसी वजह से ऐसा किया गया, हो सकता क्या है। क्लियर है ना? यहाँ तक की बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। देखना, अगर हम बात करें तो ये जब नदी आगे आती है साथियों, आगे जब बह रही, इस तरीके से आगे बह रही है, तो वाकई में हम एक बात ध्यान देंगे। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि एक ब्रिज आपको और मैं बता दूँ, बोली बील ब्रिज। बोली बील ब्रिज भी इसी नदी पर है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। जैसे अभी आपने देखा लोहित नदी पर यह ब्रिज था, बोली बील ब्रिज इस नदी पर है। आप ये देखिएगा, इस नदी पर है। मैं आपको बता दूं, इसकी लंबाई लगभग 4.94 किलोमीटर के आसपास है। ये धोबाजी और डिब्रूगढ़ जिले को जोड़ने का काम करती है। और यह एक रेल सह सड़क पुल है। रेल सह सड़क पुल का मतलब समझिएगा। जिस ब्रिज की हम बात कर रहे हैं, इस नदी के दृष्टिकोण में जिस दृष्टिकोण को हम साझा कर रहे हैं, एक ब्रिज का नाम है बोली बील ब्रिज, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। रेल सह सड़क पुल होने का तात्पर्य है कि नीचे से रेल यातायात है और ऊपर से सड़क यातायात, यानी दो चीजें हैं साथ में ही। और ये भारत का सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल है, जो धोबाजी प्लस डिब्रूगढ़ जिले को जोड़ने का काम करता है। धोबाजी या दोमाजी जैसा भी लिखा होगा, आप उस तरीके से आप दृष्टिकोण बनाइएगा। फिलहाल यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। तो ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में बहुत प्रश्न अब नहीं बनेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न बन सकते हैं मैंने उन पर बात कर ली है। दो महत्वपूर्ण ब्रिजों पर बात कर ली है और इसकी सहायक नदियां, इन तमाम क्षेत्रों पर हमारा दृष्टिकोण साझा रहा आपके साथ। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, ये जब नदी हमारे भारत में प्रवेश करती है, मैदानी हिस्से में आती है, तो यहाँ कुछ इस तरीके का देखना जरा, गुम्फी अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। आप सोचेंगे सर ये कौन सा तंत्र है? जी हाँ, क्योंकि ये नदी कुछ इस तरीके से आएगी और इस तरीके का अलग अलग ऐसे ऐसे करके बहेगी।
तो गुम्फी अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। अफवाह तंत्र गुम्फी अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। इसका मतलब कई तरीके से गुच्छों में इसकी शाखाएं विभाजित हो जाती है मैदानी हिस्सों में आने पर। देखना, यही मैं आपको बता दूं, इसी क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये अफवाह तंत्र बना रही होती है, इसी बीच में इस एरिया में जैसे एक शाखा इधर चली गई, एक शाखा इधर चली आई, तो बीच में जो मैदानी हिस्सा बन गया वो एक द्वीप का निर्माण ले लिया, द्वीप, जिसे हम मांजुली द्वीप कहते हैं, मांजुली द्वीप। और इसके बारे में प्रश्न आया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। कौन सी नदी ने बनाया है? तो ब्रह्मपुत्र ने। कहाँ पर? असम में, सबसे बड़ा नदी द्वीप। और असम की राज्य सरकार ने इसे एक जिला भी घोषित किया। इस बात को भी याद रखिएगा, प्रश्न कहीं से किसी भी तरीके से पैटर्न बना करके पूछा जा सकता है। इसका तात्पर्य हुआ कि मांजुली द्वीप दुनिया का केवल ना ही बड़ा द्वीप है, साथ ही साथ 1 लाख जनसंख्या वाला एक जिला भी है। 1 लाख लगभग जनसंख्या यहाँ रहती है, एक जिला भी है, और बाढ़ से अक्सर प्रभावित होता होगा। देखना जरा, यहाँ तक की बातें क्लियर है। मैं आपको बताना और चीज़ें चाहूँगा। सादिया, सादिया असम में आप आइए, सादिया धुबरी, सादिया से लेकर धुबरी तक, असम में बात कर रहा हूँ, सादिया से लेकर धुबरी तक ये रैंप घाटी में बहती है। रैंप घाटी, अब आप सोचोगे सर रैंप घाटी क्या है? रैंप घाटी का मतलब होता है एक तरफ पर्वत और एक तरफ पठार, इनके बीच में कोई नदी बहेगी तो हम उसे रैंप घाटी कहेंगे। तो रैंप घाटी में बहने वाली नदी का नाम बताइए, ब्रह्मपुत्र। तो रैंप घाटी ये हिमालय तथा शिलांग के पठार के बीच में बहती है। हिमालय और शिलांग के पठार के बीच में, शिलांग पठार है और हिमालय पर्वत है, और इसके बीच में ये नदी बह रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि रैंप घाटी में बहने वाली नदी। सादिया से धुबरी तक लेकर के ये रैंप घाटी में बहती है। स्पष्ट होगी बातें हमारी। अब आपके दिमाग में वो भी बात आ चुकी होगी तो मैं उस पर भी जिक्र कर ही देता हूँ, रिफ्ट घाटी, है ना। रिफ्ट घाटी का मतलब होता है जब नदियाँ काफ़ी गहराई से बहें, दोनों तरफ चट्टानें दब जाएं, इसका तात्पर्य हुआ कि वो रिफ्ट वैली है, रिफ्ट घाटी है। और रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदियाँ हमारे भारत में कौन है? याद रख सकते हैं आप, नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है। ये नदियाँ क्या हैं? रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियाँ हैं। तो इनसे प्रश्न बन सकता है, बनाया गया है, आता जाता रहा है प्रश्न साथियों। तो मैं ये मान के चलूँ कि आज का एपिसोड आपको बेहतर लगा होगा। आज का ये जो भी हमारा उद्देश्य था, हम आपको तक बेहतर ढंग से पहुँचा पाए होंगे, प्रेषित कर पाए होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो सर लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है साथियों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हमारी मुलाकात अब आपसे नए एपिसोड में होगी। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।